नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 से 31 जुलाई तक के करंट अफेयर्स के बारे में। ये करंट अफेयर्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम चाहे वो बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम, सीडीपीओ या बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी भी आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे हो, उस लिहाज से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और इसके एक-एक पॉइंट को आप समझें। इसमें तकरीबन 55 से 60 क्वेश्चन को मैंने कवर करने की कोशिश की है। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल @KIP_SSS से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे भी हम करंट अफेयर से संबंधित पॉइंट्स और घटनाओं को हम उस पे शेयर करते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है। तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है बेंगलुरु। बेसिकली क्या है कि बेंगलुरु जो है वर्ल्ड सिटी फोरम में शामिल होने वाला यह 41वां शहर बन गया है। ठीक है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम है क्या? तो ये शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य को आकार देने में, संस्कृति का पता लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से शोध करता है। ठीक है, तो इस प्रकार बेंगलुरु ऑल ओवर वर्ल्ड में ये 41वां शहर हो गया और पहला भारतीय शहर हो गया। इस प्रश्न में एक और ऑप्शन दिया हुआ आपका चेन्नई। तो चेन्नई के बारे में जान लेते हैं कि जुलाई से में चेन्नई से संबंधित करंट अफेयर्स में क्या था कि चेन्नई में भारत की अध्यक्षता में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी बैठक आयोजित की गई है। ठीक है, तो चेन्नई से संबंधित एक करंट अफेयर्स ये है जुलाई में कि भारत की अध्यक्षता में आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी बैठक आयोजित की गई है और बेंगलुरु आपका वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2018 के मुकाबले 2967 से बढ़कर 2022 में कितनी हो गई है? ठीक है, तो हालांकि पिछले कुछ महीने पहले एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें से बाघों की संख्या लगभग 200 बढ़ी हुई बताई जा रही थी। 3167 बाघों की संख्या हो गई है, लेकिन इसमें कुछ और कैमरा ट्रैप के माध्यम से ये पता लगाया गया है कि एज एन एवरेज बाघों की कुल संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है 3682। 2967 से बढ़कर 2022 में कितनी हो गई है? तो 3682 बाघों की संख्या हो गई है, जिसमें वृद्धि की अगर हम बात करते हैं तो वृद्धि में यह बाघों की वृद्धि में 6.1% वृद्धि को यह दर्शाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं बाघों के बारे में। तो भारत में बाघों की संख्या जो है वो 75% है। इसमें कहने का मतलब पूरी दुनिया का 75% बाघ जो है भारत में ही है सिर्फ। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं सर्वाधिक बाघों की संख्या के बारे में। तो सर्वाधिक जो बाघ हैं आपका मध्य प्रदेश में है। कितना? 785 है। ये जो रिपोर्ट आई थी, आइए इस रिपोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में छपा था कि भारत में अब 3682 बाघ हैं और पिछले 16 सालों में बाघों की संख्या में 260% की वृद्धि हुई है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ है 785 और यूपी में 2006 के मुकाबले अब दोगुने, तो उत्तराखंड में 3 गुने हो गए बाघ। ओके, आइए कुछ इस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। वो ये कि वैश्विक बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई 2023 को मनाया जाता है। तो इस वर्ष भी 29 जुलाई 2023 को मनाया गया। व्यापक बाघ रिपोर्ट कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, 1973 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया था। यह एक महत्वाकांक्षी समग्र संरक्षण परियोजना थी। ठीक है, बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के उद्देश्य के बारे में। तो इसका उद्देश्य देश में बाघ की आबादी की सुरक्षा और जैव विविधता का संरक्षण करना था। पिछले 50 वर्षों में प्रोजेक्ट टाइगर ने बाघ संरक्षण में महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए सराहनीय सफलता हासिल की है। प्रारंभ में
18,278 वर्ग किलोमीटर में फैले 9 बाघ अभयारण्यों को कवर किया गया था स्टार्टिंग में जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। वर्तमान में भारत में दुनिया की लगभग 75% जंगली बाघ आबादी रहती है। प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़े कुछ नवीनतम आंकड़े हैं वो हम देख लेते हैं। वो ये कि 9 अप्रैल 2022 को मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के जश्न के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बाघों की न्यूनतम आबादी 3,167 घोषित की। जो हम बता रहे थे कि कुछ महीने पहले या एक साल भर पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 3,167 बाघों की आबादी घोषित की गई। लेकिन जो कैमरा ट्रैप क्षेत्र में जनसंख्या का अनुमान था यह अब क्या है कि कैमरा ट्रैप और गैर कैमरा ट्रैप के द्वारा बाघ उपस्थिति क्षेत्र दोनों से भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा किए गए डेटा के आगे का विश्लेषण बाघों की आबादी की ऊपरी सीमा 3,950 और औसत संख्या 3,682 बाघ होने का अनुमान बताया है, जो प्रतिवर्ष 6.1% की सराहनीय वृद्धि को दर्शाता है। बाघों की आबादी में सबसे ज्यादा आबादी मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटक में 563 बाघ है, उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 444 बाघ है। भारतीय टाइगर रिजर्व में बाघों की स्थिति के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा भारतीय बाघों की संख्या है वो है जिम कॉर्बेट अभयारण्य में 260, उसके बाद बांदीपुर में 150, नागरहोल में 141, बांधवगढ़ में 135, दुधवा वन्यजीव अभयारण्य में 135। तो इस प्रकार से जो सबसे ज्यादा बाघ किस अभयारण्य में है ये इस पॉइंट में दिखाया गया है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे तो एक क्वेश्चन आना ही होता है हर साल किसी न किसी एग्जाम में। तो इस प्रकार आपका प्रश्न था कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2022 में बढ़कर कितनी हो गई है? तो 3,682 हो गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संस्थान इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है जिम स्की। आईपीसीसी संयुक्त राष्ट्र संस्थान इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के नए अध्यक्ष बने हैं जिम स्की। ये क्या है? ये बेसिकली संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। इसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 1988 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर है जिनेवा में। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संस्थान इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के नए अध्यक्ष बने हैं जिम स्की। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका, बुनियादी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो बुनियादी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम है आपका उल्लास। ठीक है, बात कर लेते हैं उल्लास के बारे में। तो उल्लास का जो एब्रिविएशन है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ये आपका उल्लास का एब्रिविएशन है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, तो इस प्रकार धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिस ऐप को लॉन्च किया है उस ऐप का नाम है उल्लास। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, क्रेच नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ठीक है, तो क्रेच नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है उसका नाम है हरियाणा। ये बेसिकली ये नीति है क्या? तो इस स्कीम को शुरू करने का उद्देश्य जो है राज्य में काम करने वाली महिलाओं, राज्य में काम करने वाली महिलाओं के बच्चे को डे केयर की सुविधा प्रदान करना है। डे केयर की सुविधा प्रदान करना है। ठीक है, तो क्रेच नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया आपका हरियाणा, और यह नीति है राज्य में काम करने वाली महिलाओं के बच्चे को डे केयर की सुविधा प्रदान करना है। इस प्रश्न में और भी सारे ऑप्शन दिए गए हैं तो उनके बारे में भी जान लेते हैं कि जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स में इन राज्यों में कौन कौन सी घटनाएं घटी है। आपके ऑप्शन में तेलंगाना है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। राजस्थान से संबंधित खबर यह है 16 से 31 जुलाई के बीच में कि राज्य में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने के लिए जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया। कहां? तो राजस्थान में। तो ये जुलाई से संबंधित एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि पहली बार किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को
कि उसकी पहचान को मान्यता देने के लिए जन्म प्रमाण पत्र दिया गया है। और ये जो है जयपुर की नूर शेखावत को राजस्थान का पहला ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र जारी किया गया। ओके, अगली खबर ये मान लेते हैं कि राजस्थान में न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करने वाला यह भारत का पहला राज्य बना है। न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद मनरेगा के 100 दिन के अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार गारंटी से मिलेगा। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्धि, विशेष योग्यजन, विधवा या एकल महिला लाभार्थियों को हर महीने न्यूनतम 1000 रुपया पेंशन मिलेगी। तो ये सोशल रिफॉर्म्स के मामले में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाता है, जो राजस्थान में न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करने वाला जो पहला राज्य बना है। राजस्थान से संबंधित एक खबर यह भी है कि भारत का पहला प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 राज्य की विधानसभा में पारित किया गया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है राजस्थान के लिए। तो इससे संबंधित 3 हो गए। ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान के लिए जन्म प्रमाण पत्र इशू हुआ है, न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित हुआ और भारत का पहला प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स विधेयक 2023 की राज्य की विधानसभा में पारित किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष बने आपका, उनका नाम है रुचिरा कंबोज, जो भारत से है। बेसिकली ये यूएनएससीएसओसीडी क्या है? तो इसका एब्रिविएशन है यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना 16 फरवरी 1946 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो ये जो आयोग है, इस आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष बनी है भारत की रुचिरा कंबोज। इस प्रश्न में कुछ और नाम है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। एक ये है टोनी बेनेट। तो टोनी बेनेट जो है, ये इनको 19 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, 19 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। तो 19 ग्रैमी अवार्ड विजेता जो है टोनी बेनेट का निधन हो गया। ठीक है, यह एक अमेरिकी सिंगर था। तो टोनी बेनेट एक अमेरिकी सिंगर है जिनका निधन हो गया है। ठीक है, तो बात कर रहे थे टोनी बेनेट के बारे में। तो टोनी बेनेट जो है 19 बार ग्रैमी अवार्ड के विजेता है, उनका निधन हो गया है। और एक तो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं कौन? रुचिरा कंबोज। और टोनी बेनेट जो एक और ऑप्शन में नाम है, वो 19 बार के ग्रैमी अवार्ड विजेता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, एनसीआरबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में सर्वाधिक महिलाओं के लापता होने की सूची में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है महाराष्ट्र। इस रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा महिलाएं जो 21 में लापता हुई है। ठीक है, सभी राज्यों में महाराष्ट्र में लापता महिलाओं की संख्या जो है सबसे अधिक है। तो ये जो संख्या है आपका 56,498 है। ठीक है, जो 2019 से 21 3 साल की अवधि में कुल जो इस रिपोर्ट में दर्शाया गया उसमें 10,61,648 महिलाएं हैं और 2,51,430 लड़कियां हैं जो इन 3 वर्षों के दौरान में लापता हुई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हुआ है, जिसकी संख्या 56,498 है। बात कर लेते हैं इस प्रश्न में और भी कई ऑप्शन दिए गए हैं, तो उनसे संबंधित करंट अफेयर्स के बारे में। तो एक नाम है आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है कि किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश में लागू की गई है। इस योजना में क्या है, जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना रोकने के लिए कम 12 वोल्ट करंट वाली सौर बाढ़ की स्थापना शामिल है। जब जानवर बाढ़ के संपर्क में आएंगे तो हल्का झटका लगेगा और एक सायरन बजेगा, जो प्रभावी रूप से नीलगाय, बंदर, सुअर और जंगली सुअर जैसे जानवरों को खेतों में फसल को नुकसान पहुंचाने से रोकेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू की गई है। और आपका जो ये प्रश्न है, एनसीआरबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सर्वाधिक महिलाएं जो लापता हुई हैं वो किस राज्य में? तो वो महाराष्ट्र में। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है आपका, एक पुस्तक काफी चर्चा में रहा है इस बीते दिनों में, उसका नाम है कि कारगिल एक यात्री की जुबानी। कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है ऋषि राज। ये कारगिल युद्ध के बारे में इसमें बस बताया गया है, ठीक है। तो कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो उस राइटर का नाम है ऋषि राज। देखिए ये पुस्तक का ये फ्रंट पेज है। अगला प्रश्न है आपका, नीति आयोग द्वारा भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायन केंद्र, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है केरल। नीति आयोग द्वारा भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायन केंद्र बनाया जाएगा केरल में, ठीक है। तो इस प्रश्न में कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं तो उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि केरल में क्या है, भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब स्थापित किया गया, ठीक है। अभी भारत का जो पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायन केंद्र बनाया जाएगा केरल में ही। केरल से संबंधित एक खबर यह भी है कि भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब स्थापित किया गया है। हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं कौन? आशीष जितेंद्र देसाई। आशीष जितेंद्र देसाई केरल के मुख्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे ओमन चांडी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये केरल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है 16 से 31 जुलाई के पीरियड के बीच में, ठीक है। पहला अटल उष्मायन केंद्र, पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब, केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने आशीष जितेंद्र देसाई जी, और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का भी निधन हो गया, ठीक है। ऑप्शन में एक और है आपका गुजरात। तो गुजरात के आइए गुजरात के बारे में जान लेते हैं कुछ। गुजरात में क्या है कि गुजरात उच्च न्यायालय के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है सुनीता अग्रवाल को। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुजरात उच्च न्यायालय के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया सुनीता अग्रवाल को। एक पॉइंट यह भी है कि भारत की अध्यक्षता में G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो वो गांधीनगर हुई है, ठीक है। और जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे हिरासर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था जुलाई से संबंधित, ठीक है, केरल में और गुजरात में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो ये इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है आपका भायखला रेलवे स्टेशन जो मुंबई के पास में पड़ता है। इसको यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कि 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड में ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है शंकरी चंद्रन का एक नॉवेल है, ठीक है, जिसका नाम है चाय टाइम एट सिनामोन गार्डन। इस नोबेल के लिए जो है ये अवार्ड मिला है शंकरी चंद्रन को, ठीक है। तो इस प्रश्न ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार से शंकरी चंद्रन को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आपका जुलाई 2023 में भारत ने किस देश को मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपाण उपहार में दिया है? ठीक है, तो जुलाई 2023 में भारत ने किस देश को मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपाण उपहार में दिया है? तो ये दिया है आपको वियतनाम को, ठीक है। भारत ने बेसिकली दक्षिण चीन सागर में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए वियतनाम को मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपाण उपहार में दिया है। यह खोखरी वर्ग से संबंधित एक मिसाइल जलपोत है जिसका विस्थापन लगभग 1350 टन है और इसे 12 जनवरी 1991 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। कारपेट की लंबाई जो है 91 मीटर होती है और बीम उसका 11 मीटर, ठीक है। एक जुलाई से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है भारत से संबंधित कि पहली बार इटली के रोम से बाहर वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की गई है भारत के द्वारा। ये मुझे अचानक याद आ गया तो हम बता रहे हैं कि वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की है? भारत में। यह पहली बार इटली से बाहर में इस प्रकार की मेजबानी की गई है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आपका अभिष्ट उत्तर था मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपाण किसको मिला है? तो वियतनाम को मिला है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका मचैल माता
यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है जम्मू कश्मीर। मचैल माता यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। ठीक है, आइए जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ और करंट अफेयर्स के बारे में जान लेते हैं। भारत के पहले कैनबिस भांग मेडिसिन परियोजना को जो है जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। यह कनाडा की फर्म इंडस स्कैन के सहयोग से शुरू की गई कैनबिस मेडिसिन परियोजना का उद्देश्य जो है बेसिकली न्यूरोपैथी, कैंसर और मिर्गी के रोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए कैनबिस के औषधियों की क्षमता का पता लगाना है। ठीक है, तो भारत के पहले कैनबिस मेडिसिन परियोजना शुरू की गई है। तो इस प्रकार भारत के पहले कैनबिस मेडिसिन परियोजना शुरू की गई है जम्मू कश्मीर में। केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण आजीविका मिशन को स्कॉच पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका को स्वयं सहायता समूह के लिए विपणन के अवसर बनाने में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित दूसरा करंट अफेयर्स है इस पीरियड में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पहल के तहत नर्मदा शिल्प कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पहल के तहत नर्मदा शिल्प कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया जा रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि नागरिक केंद्रित सेवाओं की मोबाइल आधारित डिलीवरी के लिए केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित ये कुछ करंट अफेयर्स था। ठीक है, बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में सशक्त महिला ऋण योजना जो है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत हिमाचल के स्थायी निवासी महिलाओं को अपने उद्यम स्थापित करने और आजीविका गतिविधियों को आरंभ करने के लिए उपभोक्ता सुरक्षा ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की गई है। आपदा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए राज्य ने आपदा राहत कोष 2023 नामक वेबसाइट भी शुरू की है। आपदा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए राज्य ने आपदा राहत कोष 2023 नामक वेबसाइट भी शुरू की है। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स ये है कि चचिन चराई महोत्सव हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। ये बेसिकली गुमला दर्रे के पास तवांग क्षेत्र में ये मनाया गया है। तो चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहां बनकर तैयार हुआ है? तो दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनकर तैयार हुआ चंबल नदी में के किनारे राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के कोटा में चंबल नदी के किनारे 1200 करोड़ की लागत से दुनिया का पहला, इसका जो कॉस्ट है वो 1200 करोड़ है और दुनिया का पहला हेरिटेज फ्रंट रिवर फ्रंट विकसित किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश से संबंधित इस पीरियड में एक खबर ये भी है कि जो नागदा है, नागदा जो है राज्य मध्य प्रदेश का 54वां जिला बना है। ठीक है, तो दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनकर तैयार हुआ है कहां? चंबल नदी। अगला प्रश्न आपका, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास तालिस्मान सेवर 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तालिस्मान सेवर किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास तालिस्मान सेवर आयोजित हुआ है। कुछ और करंट अफेयर्स के बारे में देख लेते हैं। एक ये है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है, ये जो है फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स में ये भी इंपॉर्टेंट है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर कर रहा है। इस ऑप्शन में एक और ऑप्शन है डी नंबर में, वो क्या है? भारत और मंगोलिया। तो भारत और मंगोलिया के बीच नोमेडिक एलिफेंट 2023 एक सैन्य अभ्यास है जो इन दो देशों के बीच आयोजित हुआ। इस आयोजन का यह 15वां संस्करण है। तो भारत और मंगोलिया के बीच नोमेडिक एलिफेंट 2023 सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी हो रही है और द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास तालिस्मान सेवर जो है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में आयोजित हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया है? ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया है वो आपका
स्पेस एक्स अमेरिका द्वारा। ठीक है, जुपिटर 3 जो है एक अति उच्च घनत्व वाला उपग्रह है जिसे फाल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया गया। ठीक है, तो दुनिया का पहला वाणिज्यिक संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया है स्पेसएक्स अमेरिका ने। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, नागालैंड राज्य की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है फांगनोन कोन्याक। ये बीजेपी से आती हैं। ठीक है, बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं और इन्होंने पहली बार राज्यसभा की अध्यक्षता की है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं नागालैंड से संबंधित एक और खबर के बारे में जो काफी इंपॉर्टेंट है कि जुलाई 2023 में ही आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य के रूप में घोषित हुआ। ठीक है, ये जो बीमारी है बेसिकली पशुओं में संक्रामक और असंक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2009 के अनुसार नागालैंड को आधिकारिक तौर पर गांठदार त्वचा रोग सकारात्मक राज्य घोषित किया गया है। ये जो डिजीज है एक प्रकार की वायरल बीमारी होती है जो गाय भैंसों में होती है। लंपी स्किन डिजीज के शरीर पर गांठें बनने लगती है, खासकर सिर हो, गर्दन हो या जननांगों के पास। तो नागालैंड से संबंधित ये भी एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था कि लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, और नागालैंड राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बनी है फांगनोन कोन्याक। अगला प्रश्न आपका, पारंपरिक मूल्यों की रक्षा के लिए जुलाई 2023 में किस देश में लिंग परिवर्तन ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया? ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है रूस। रूस ने क्या किया है? लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया जुलाई 2023 में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका, मार्स सीओवी नामक कोरोना वायरस का नया वेरिएंट कहां पाया गया? तो मार्स सीओवी कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाया गया आपका अबू धाबी में। ठीक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। मार्स सीओवी का पूरा एब्रिविएशन क्या है? तो ये है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। ठीक है, ये जो है ये बेसिकली है एक जूनोटिक वायरस है जो इंसानों और जानवरों के बीच में फैलता है या ये एक जूनोटिक वायरस है जो इंसानों और जानवरों के बीच में फैलता है। तो ये जो इसका नया वेरिएंट पाया गया है वो अबू धाबी में पाया गया। अबू धाबी से संबंधित एक और करंट अफेयर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। वो ये कि WTO विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कौन हुआ है? तो उनका नाम है डॉक्टर थानी अल जायदी जो UAE से आते हैं। ठीक है, तो WTO के 13वें मंत्री सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए डॉक्टर थानी अल जायदी जो UAE से आते हैं। तो इससे संबंधित आपका दो करंट अफेयर्स हो गया। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस का नया वेरिएंट अबू धाबी में पाया गया है और दूसरा WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया डॉक्टर थानी अल जायदी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य ने शुरू किया? ठीक है, तो ये भी करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा से संबंधित है। तो ये आपका इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर हो गया आपका ओडिशा। मिशन शक्ति स्कूटर योजना उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत जो है लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर ब्याज छूट प्रदान करने के लिए ये योजना तैयार की गई है जिससे वो स्कूटर खरीद सकते हैं। ठीक है, ओडिशा से संबंधित कुछ और करंट अफेयर्स के बारे में देख लेते हैं कि 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में भूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है किसको? तो उड़ीसा को। भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में भूमि सम्मान पुरस्कार किस राज्य को सम्मानित किया है? तो वो उड़ीसा को।
ये क्या है, डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ओडिशा राज्य सरकार को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न में एक और ऑप्शन था तेलंगाना, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तेलंगाना जो है, तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति आलोक आराध्या। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भी गुजरात का भी हुआ, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया है पिछले प्रश्न में, और एक केरल के भी हुए हैं। तो तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति आलोक आराध्या। तेलंगाना में ही एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है बोनालू उत्सव। वो भी हाल में जुलाई 2023 में तेलंगाना राज्य में मनाया गया है बोनालू उत्सव। ठीक है। एक उत्तराखंड भी था ऑप्शन में, तो जुलाई 2023 में उत्तराखंड में एक पर्व मनाया गया है, हरेला पर्व। हरेला पर्व जो है उत्तराखंड में हाल ही में मनाया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार जो आपका प्रश्न था, मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है ओडिशा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका, फुटबॉल टूर्नामेंट गोथिया कप 2023 जीतने वाला पहला भारतीय क्लब कौन सा बना है? तो फुटबॉल टूर्नामेंट गोथिया कप जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बना है आपका, उसका नाम है मिनर्वा एकेडमी एफसी। ठीक है। मिनर्वा एकेडमी एफसी ने ब्राजील की टीम ऑर्डिन एफसी, ये जो है ये विजेता है, और इस उप विजेता जो रहा है वो ब्राजील की टीम है जिसका नाम है ऑर्डिन एफसी। ऑर्डिन एफसी ब्राजील की टीम है जो इस प्रतियोगिता में उप विजेता रही है, और इसका जो आयोजन है, इसका आयोजन हुआ था आपका स्वीडन में। ठीक है। तो फुटबॉल टूर्नामेंट गोथिया कप की विजेता है मिनर्वा एकेडमी एफसी। अगला प्रश्न आपका, विश्व ब्रिक्स शहरीकरण फोरम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जुलाई 2023 में ही ब्रिक्स शहरीकरण फोरम 2023 का आयोजन हुआ आपका डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। तो ब्रिक्स शहरीकरण फोरम 2023 का आयोजन हुआ डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। एक प्रश्न आपका साइंस टेक्स है, इसरो PSLV C56 रॉकेट को 6 सहयात्री उपग्रहों के साथ कहां से लॉन्च करेगा? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। वहां से PSLV C56 रॉकेट को 6 सहयात्री उपग्रहों के साथ लॉन्च करेगा। ठीक है। PSLV C56 जो है सहयात्री उपग्रह सहित सिंगापुर के DSSAR, एक सिंगापुर का एक उपग्रह है, सिंगापुर के उपग्रह DSSAR को लेकर जाएगा। यह सिंगापुर का उपग्रह है। इसे सिंगापुर की डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी और एसटी इंजीनियरिंग के बीच साझेदारी के तहत इसको विकसित किया गया। ठीक है। तो इसरो PSLV C56 को 6 यात्री उपग्रहों के साथ सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न आपका, फॉर्मूला 1 कार रेस हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है कि हंगरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ये जीता है आपका मैक्स वर्स्टैपेन ने, जो रेडबुल नीदरलैंड की ओर से खेलते हैं। उन्होंने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स को का खिताब 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न आपका, QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सीरीज सूचकांक 2024 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय छात्रों के रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो QS द्वारा जो ये सूचकांक जारी किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए सबसे बेस्ट रहने योग्य शहर कौन है, तो वो है आपका लंदन। ठीक है। इस विश्व रैंकिंग में जो हमारा भारत का एक शहर है मुंबई, वो 198 स्थान पर रहा। ठीक है। यह सूचकांक छात्र सुविधाओं, विश्वविद्यालयों के मानक और विदेशों में पढ़ाई करने के लिए छात्रों की सहूलियतों के आधार पर तैयार किया गया है। तो सबसे बेस्ट शहर स्टूडेंट के लिए इंटरनेशनल लेवल पे हो गया आपका लंदन। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपने आइकॉनिक पक्षी लोगों को किसके साथ बदल दिया? ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है एक्स। पहले ट्विटर का जो लोगो था एक पक्षी के रूप में पक्षी था, लेकिन अब इसका लोगो बदल के क्या हो गया है? एक्स हो गया। ठीक है। बात कर लेते हैं ट्विटर के बारे में। तो ट्विटर की जो स्थापना है, ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। और ये जो वर्तमान में अभी इसके जो CEO हैं, उनका नाम है लिंडा याकारिनो। लिंडा याकारिनो अभी वर्तमान में ट्विटर के CEO हैं। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, जिसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई थी। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने आइकॉनिक पक्षी लोगों को बदल एक्स के साथ बदल। बैडमिंटन टूर्नामेंट कोरिया ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपका बैडमिंटन टूर्नामेंट कोरिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो एंडर्स एटोनसेन ने, जो डेनमार्क के लिए खेलते हैं। वहीं बात कर लेते हैं महिला एकल की।
तो महिला एकल में यह खिताब जीता है एन से यंग, एन से यंग, जो दक्षिण कोरिया के लिए खेलती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है एंडर्स एटोनसेन। अगला प्रश्न है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक मुफ्त ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम एआई इंडिया फॉर 2.0 एयर इंडिया फॉर 2.0 को किसने लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है धर्मेंद्र प्रधान, जो शिक्षा मंत्री है। यह स्किल इंडिया और आईटी मद्रास द्वारा, ये जो बेसिकली है, यह स्किल इंडिया और आईटी मद्रास द्वारा एक स्टार्टअप GUVI की एक संयुक्त पहल है। यह एक ऐसा मंच है जो स्थानीय भाषाओं में टेक्नोलॉजी शिक्षा प्रदान करता है, और इस कार्यक्रम को, ये जो कार्यक्रम है उसको 9 भारतीय भाषाओं में लॉन्च किया गया, 9 भारतीय भाषाओं में लॉन्च किया गया। यह ऑनलाइन कार्यक्रम युवाओं को अग्रणी कौशल से लैस करेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम एआई इंडिया फॉर 2.0 आपका धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न आपका, पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली महिला आर्मलेस तीरंदाज कौन बनी है? तो पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली महिला आर्मलेस तीरंदाज बनी है कौन? तो उनका नाम है शीतल देवी। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। और इसका जो आयोजन है, इस खेल का आयोजन जो है आपका, वो हुआ था चेक गणराज्य में। चेक गणराज्य में क्या है? प्लेजन में। ठीक है, तो पहली महिला आर्मलेस तीरंदाज रजत पदक जीतने वाली बनी है शीतल देवी। अगला प्रश्न आपका, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एज द व्हील रिटर्न्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एज द व्हील रिटर्न्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को लिखा है आपका रंजीत प्रताप ने। एज द व्हील रिटर्न्स नामक पुस्तक के लेखक है रंजीत प्रताप। अगला प्रश्न आपका, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सुरक्षा बॉन्ड 2023 नामक संयुक्त सैनिक नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ? तो संयुक्त सुरक्षा बॉन्ड 2023 नामक संयुक्त सैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ? तो रूस और चीन। ठीक है, और इसका जो आयोजन है वो हुआ था आपका ओमान की खाड़ी में। ठीक है, सुरक्षा बॉन्ड 2023 नामक संयुक्त सैनिक अभ्यास रूस और चीन के बीच ओमान की खाड़ी में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है आपका, ग्रामीण आवास न्याय योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, योजना से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ग्रामीण आवास न्याय योजना जो है आपका छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राज्य में गरीबों को मुफ्त आवास प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। ठीक है, इस प्रश्न में कुछ और ऑप्शन है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि कर्नाटक से संबंधित करंट अफेयर्स ये है, कर्नाटक सरकार द्वारा एक योजना लागू की गई है, गृह लक्ष्मी योजना। गृह लक्ष्मी योजना घर की महिला मुखिया को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना लागू की गई है राज्य सरकार के द्वारा। यह एक परिवार की महिला मुखिया को प्रति माह 2000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश से संबंधित एक करंट अफेयर्स ये है कि मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए राज्य की गंबूसिया एक मछली है, गंबूसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा। तो मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए राज्य में गंबूसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था, जो इस प्रकार के प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है आपका, 2023 में भारतीय मूल की 7 साल की स्कूली छात्रा ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइफ पुरस्कार जीता। ठीक है, उसका नाम क्या है? तो इस बच्ची का नाम है मोक्ष रॉय। ठीक है, मोक्ष रॉय को दुनिया की सबसे कम उम्र की वकील के रूप में मान्यता प्राप्त कर, सबसे कम उम्र की वकील। दुनिया की सबसे कम उम्र की वकील के रूप में मान्यता प्राप्त है, और इनको यह पुरस्कार जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए पैसे जुटाने और कई पर्यावरण अभियानों में बेहतर काम करने के लिए दिया गया। ठीक है, तो मोक्ष राय जिसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है आपका, इसरो नासा द्वारा बनाए गए निसार उपग्रह के 2 प्रमुख घटकों को कहां पर एकल अंतरिक्ष यान बनाने के लिए जोड़ा गया? ठीक है,
तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है बेंगलुरु। बेंगलुरु में ही इसरो नासा द्वारा बनाए गए निसार उपग्रह के 2 प्रमुख घटकों को यहाँ पर जोड़ा गया है और ये जो है 2024 में लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं निसार के बारे में। तो निसार का जो एब्रिविएशन है वो है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, निसार का फुल फॉर्म हो गया नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ओके, बात करते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न में जुलाई 2023 में डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ रुपए में व्यापार लेन देन को शुरू किया? तो जुलाई 2023 में डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ रुपए में व्यापार लेन देन को शुरू किया है? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ रुपए में लेन देन का कारोबार शुरू किया गया। 2023 में अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया उनका नाम है थलपिल प्रदीप। भारतीय आईआईटी मद्रास में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं थलपिल प्रदीप, जो ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह प्रतिष्ठित एनी अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो थलपिल प्रदीप हो गया अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 के विजेता। ऑप्शन में एक और नाम है जिनका नाम है अंशुमन झिंगरन। आइए इनके बारे में जानते हैं। नवी मुंबई के 18 वर्षीय ओपन वाटर ये तैराक हैं। ठीक है, जिन्होंने नॉर्थ चैनल को पार करके सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, और ये एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। नॉर्थ चैनल उत्तरी आइलैंड के उत्तर पूर्वी तट और स्कॉटलैंड के दक्षिण पश्चिमी तट के बीच एक चुनौतीपूर्ण जल मरुड़द है। तो ये अंशुमन जो है सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिन्होंने नॉर्थ चैनल को तैरकर पार किया। ठीक है, ऑप्शन में एक और नाम है आपका राकेश पाल। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। ये जो है भारतीय तट रक्षक बल के 25वें महानिदेशक बने हैं। ठीक है, तो राकेश पाल भारतीय तट रक्षक बल के 25वें महानिदेशक बने हैं। अंशुमन झिंगरन जो सबसे कम उम्र के व्यक्ति है जिन्होंने नॉर्थ चैनल को पार किया है, और थलपिल प्रदीप को 2023 में अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 एक रिपोर्ट आई। इसमें बताया गया कि 2015-16 और 2019-21 के बीच भारत में कितने लोगों ने खुद को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स डेटा के हिसाब से, सोशल रिफॉर्म्स के हिसाब से। तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है 13.5 करोड़। इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया कि 13.5 करोड़ लोग लगभग अपने आप को इन वर्षों के बीच में बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला। ठीक है, बहुआयामी गरीबी में जीने वाली भारत की संख्या जो है 2015-16 में ये था कितना 24.85%। ठीक है, वहीं ये जो है 2019-21 में घटकर हो गया 14.96%। ठीक है, जो जिसमें लगभग 10% की गिरावट भी देखी गई है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे तेज गिरावट देखी गई है। ठीक है, और वहां पे क्या है इन दो पीरियड के बीच में ग्रामीण क्षेत्रों में इन वर्षों के बीच में सबसे तेज गिरावट देखी गई है और उसमें 32.59% की गिरावट है इन वर्षों के दौरान में ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि गरीबों की संख्या के मामलों में सबसे ज्यादा तेज गिरावट कहाँ देखी गई है? तो सबसे ज्यादा तेज गिरावट देखी गई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी गिरावट। ठीक है, तो ये प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे ज्यादा क्या है इस प्रश्न में इन पीरियड के दौरान इस रिपोर्ट के अनुसार 13.5 करोड़ लोग जो है गरीबी से बाहर आ गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका 2023 में बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है बैंकॉक। बैंकॉक थाईलैंड में बिम्स्टेक देशों की पहली बैठक आयोजित हुई है। इस प्रश्न में एक और ऑप्शन है भारत की राजधानी नई दिल्ली के बारे में। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किया जाएगा और बैंकॉक में बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक आयोजित हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका 2023 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है चीन। ठीक है,
चीन जो है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में टॉप पे रहा, जिसने कुल 45 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें 16 गोल्ड, 16 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज शामिल है। ठीक है, इस चैंपियनशिप में जो भारत का स्थान है, भारत का स्थान 19वां रहा है। ठीक है, और इसमें भारत ने कुल 10 पदक जीता। ठीक है, 10 पदक जीते, जिसमें 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज शामिल है। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर हो गया आपका जी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, ये जो बेसिकली सूचकांक है, ये जो प्रचलित वैश्विक व्यापार संदर्भ में भारत के निर्यात प्रदर्शन की व्याख्या करता है। यह सूचकांक भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात तैयारियों का आकलन करता है। हम बात कर लेते हैं कि राज्यों में सबसे टॉप पे रहा तमिलनाडु, तो वही पहाड़ी राज्यों में जो है, पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड पहला स्थान पे है। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पे है। और बात कर लेते हैं यूनियन टेरिटरी में, तो यूटी में आपका जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर। ठीक है, तो ये आपका निर्यात तैयारी सूचकांक हुआ, जिसमें समग्र स्थान में तमिलनाडु टॉप पे है, पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड टॉप पे है, छोटे राज्यों में गोवा टॉप पे है और यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर टॉप पे है। इसी पीरियड में तमिलनाडु से संबंधित एक खबर ये भी है कि तमिलनाडु के ऑथुर पान को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के ऑथुर पान को जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका, जुलाई 2023 में किस देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक ताइना भारत के दौरे पर आए थे? तो किस देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक ताइना जुलाई 2023 में भारत दौरे पर आए थे? तो उस देश का नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक ताइना भारत आए थे। अगला प्रश्न आपका, अदानी समूह ने भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय बिजली परियोजना अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहाँ शुरू किया? तो भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बिजली परियोजना अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट शुरू किया आपका गोड्डा, झारखंड में। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, आसियान संगठन के मैत्री और सहयोग के संधि में शामिल होने वाले 51वां देश कौन बना? तो आसियान संगठन के मैत्री और सहयोग के संधि में शामिल होने वाला 51वां देश बना है आपका सऊदी अरब। ठीक है, ये जो बेसिकली संधि है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच एक शांति संधि है, जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य द्वारा स्थापित की गई थी। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, जिसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। ठीक है, जिसका मुख्यालय जकार्ता में है। इस समय इसके प्रेसिडेंट है ली सीन लुंग। ठीक है, बात कर लेते हैं महासचिव के बारे में। तो इस समय महासचिव है अली जोक, और इसमें वर्तमान में आसियान में 10 सदस्य हैं, जिसमें कौन कौन है? तो ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो इस प्रकार ये आसियान से संबंधित एक करंट अफेयर्स था, जो मैत्री और सहयोग के संधि में शामिल होने वाला 51वां देश बना है सऊदी अरब। अगला प्रश्न आपका, तालीम टाइफून ने हांगकांग, वियतनाम और दक्षिणी चीन को प्रभावित किया। एक तूफान है, इस तूफान को किसने नाम दिया है? तो इसका नाम है फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस द्वारा तालीम टाइफून का नाम दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे 16 से 31 जुलाई के बीच में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, जो तकरीबन 55 से 60 क्वेश्चन को मैंने इसमें कवर किया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, तो आप ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे 16 से 31 जुलाई के बीच में। आप इसको पढ़ें और इसको अपनी रणनीति में शामिल करें। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।